नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जहां पर हम भावों के प्रॉफिट्स और प्राइसेस की बात तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके ऊपर भी हम यहां पर नजर डालेंगे। और कॉन्वर्सेशन ऐसी होगी जो यहां पर आगे जाकर एक्शनेबल है और एग्री ट्रेड के लिए ओवरऑल सपोर्टिव भी है। तो ऑफकोर्स चाहे वो सीड्स की बात हो, इंपोर्ट्स की, इन्फ्लेशन की, बुआई की, ट्रेड की, ग्लोबल मार्केट्स की, या साथ ही एग्रीकल्चर और सस्टेनेबिलिटी की। फूड सिक्योरिटी ऑफकोर्स एक इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है जिसके ऊपर लगातार बात सिर्फ भारत में नहीं लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी होती रहती है। और साथ ही साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर यहां पर काफी सारी चर्चा रही है। पिछले कई दिनों में, कई महीनों में हमने देखा है कि भारतीय बाजारों में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये कॉन्वर्सेशन बार बार निकल के आती रही है। इस पर आज करेंगे चर्चा, जानेंगे कि इंडियन मार्केट्स की यहां पर क्या स्थिति है, जीएम क्रॉप्स की जहां तक बात है, भारतीय बाजारों में इसका क्या रवैया, रुख है और किस तरह की पैदावार है। हमारे साथ हैं एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी, साथ ही जुड़ेंगे ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजोरिया और सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है, काफी सारी मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, एक ग्रे एरिया भी है जहां तक हम जीएम की यहां पर बात करते हैं। काफी सारी इंडियन पॉपुलेशन जानना भी चाहती है कि क्या वो जीएम क्रॉप्स खा रहे हैं इंपोर्ट के तहत या इंडियन मार्केट्स में उगाए जाने के हिसाब से। तो काफी सारी यहाँ पर कॉन्वर्सेशन है और आज ऑफ कोर्स एक पहल है। आशा यही है कि हम काफी फॉलो अप क्वेश्चंस और फॉलो अप शोज भी करेंगे जहां तक जीएम अवेलेबिलिटी और जीएम की जो जानने की बात है उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे पहले अतुल जी आपसे जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स 1990s में पहली बार यहाँ पर जीएम क्रॉप्स उगाई गई थी। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जहाँ पर एक नया सीड ट्रेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूएस में इसकी पहले बार शुरुआत हुई थी और इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर कमर्शियली हमने सिर्फ कॉटन को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है। क्या स्थिति है एज ऑफ नाउ, इंडियन मार्केट्स कहाँ पर हैं? हैविंग सेड दैट, काफी सारी क्रॉप्स यहाँ पर डिफरेंट ट्रायल फेजेस में भी हैं। एज ऑफ नाउ क्या स्टैंडिंग है? आपने जो बात बोली ना, 90s के दशक में हिंदुस्तान में पहली मर्तबा बीटी कॉटन आई। और देखिए, बीटी कॉटन आने के बाद जहां तक कॉटन का सवाल है, वो कितना जबरदस्त उसमें इजाफा हुआ है प्रोडक्शन का, ये तो सब चीजें सबको मालूम है। पर जो स्थिति और ऑयल सीड्स में 90 के दशक में थी, वही आज भी है। अपने अगर सोयाबीन का एग्जाम्पल लें, कि सोयाबीन का एग्जाम्पल अगर 90s में देखें तो हिंदुस्तान 1 टन पर हेक्टेयर पैदा कर रहा था, या लेस देन 1 टन। आज अपने 2024 में हैं, आज भी हम लोग 1 टन पर हेक्टेयर से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, जबकि दुनिया का एवरेज 32 से 33 टन पर हेक्टेयर है। तो हम लोग मतलब यूं समझ लीजिए 1/3 है वर्ल्ड के। कहीं ना कहीं हम लोगों ने पॉलिसी के मुतल्लक बहुत सारी चीजें नजरअंदाज की, जिसका क्या ये नतीजा है कि आज अगर सोयाबीन को ही अपने खास लें तो आज 12 मिलियन हेक्टेयर में हिंदुस्तान में सोयाबीन पैदा हो रहा है और तकरीबन 12 ही मिलियन टन या उससे थोड़ा सा कम हम लोगों का आउटपुट है। अगर आप इसको 3 टन कर दें मान लीजिए, तो भारत ये 36 लाख टन, तो 36 मिलियन टन मतलब यही हो जाएगा। सो इट्स अ ह्यूज डिस्कनेक्ट। और जहां तक एडिबल ऑयल का सवाल है, हिंदुस्तान जो भी एडिबल ऑयल या सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है पिछले 2 दशकों में, वो सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वर्ल्ड में अगर आज आप ढूंढने जाएं कि नॉन जीएम सोयाबीन सीड, तो मैं नहीं समझता कि आपको कहीं ज्यादा दिखाई भी देगा वर्ल्ड में। एवरीथिंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। हम लोग क्यों कर रहे हैं कि अपने लोग इसको अपोज करते रहे हैं। और मुझे तो ताज्जुब था कि अपनी सोयाबीन इंडस्ट्री भी इनिशियली वाज अपोजिंग, अब तो वो थोड़े रिलेटिवली न्यूट्रल हो गए हैं। पर आज अगर प्लांट्स को उनकी खुराक नहीं मिलेगी, उनको कल्टीवेशन के लिए मतलब प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो इतनी जो एक्सेस कैपेसिटी है उसका आप देखिए 25-30% से ऊपर आज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इट इज हाई टाइम। और जहां तक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का नुकसान की बातें हैं जो काफी लोग बोलते रहे हैं, हम लोग देखिए गुजरात के अंदर अमूल का दूध पीते हैं और अमूल की जो कैटल फीड है उसमें पूरा ये क्या नाम कॉटन सीड ही जाता है। और कहीं से कहीं तक अभी तक तो हम लोग हिस्ट पुस्ट रखे हुए हैं और अभी तक आपसे बात भी कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता ये सब बातें जो हैं ये थोड़ी बेमानी लगती हैं। और अब मेरे को पहली दफा ऐसा लगता है
कि शायद गवर्नमेंट में भी थोड़ी हिम्मत आई है, क्योंकि अभी मैं कहीं पेपर में पढ़ रहा था, शायद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है जी। कि आज की तारीख में अगर हम इसको अपोज करते हैं, इट प्रैक्टिकली अमाउंट्स टू बीइंग एंटी नेशनल। तो वो थोड़ा बदलाव मेरे को अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है डिसीजन मेकिंग सेक्टर्स में। जी हाँ, ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स हैं, काफी लोग इन फेवर हैं, काफी अगेंस्ट भी हैं और काफी सारी स्टडीज यहाँ पर की गई हैं। थोड़ा सा इनकंक्लूसिव भी यहाँ पर दोनों तरफ से नजर आता है। मिस्टर पाठक, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि जो अतुल जी ने यहाँ पर सामने एक केस स्टडी रखी और सोयाबीन से जैसे उन्होंने शुरुआत करी कि इम्पोर्ट्स तो जोरदार है यहाँ पर, लेकिन विद इन कंट्री उगाने में अभी भी यहाँ पर कंसर्न है। एज एन एसोसिएशन आपका यहाँ पर क्या स्टैंड है? देखिए, मैं अतुल जी से सहमत हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी में फर्क बढ़े वो हमको अपनानी चाहिए। चाहे वो जीएम हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे जीन एडिटिंग हो, व्हाटएवर, हमको वो इस्तेमाल करनी चाहिए। थोड़ा सा इंडस्ट्री में कॉशियसनेस अभी इसलिए है कि एक तो हम लोग दुनिया के पूरे वर्ल्ड में मार्केट में आउट प्राइस्ड हैं सोयाबीन मील बेचने के लिए। एक ही हमारे पास वो बचा हुआ है कि हमारा सोयाबीन मील नॉन जीएम है, तो थोड़ा बेच पा रहे हैं, 15-20 लाख टन जो भी बेच पाते हैं। वो एक कंसर्न अभी इंडस्ट्री में है। और एक ये भी है कि जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, जैसे यूरोप है, जापान है, कोरिया है, वहां पे नॉन जीएम की जो डिमांड है और जो जागरूकता है कि नॉन जीएम थोड़ा बेहतर होता है, वो बढ़ती जा रही है। तो डिमांड भी इस हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर सोयाबीन में खासतौर से मैं बात करूंगा, अगर कोई ऐसे सीड अवेलेबल है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे जो हमारे यहाँ समस्याएं आती हैं कि अतिवृष्टि हो गई है तो सोयाबीन की फसल खराब हो गई, या अति सूखा पड़ गया है तो सोयाबीन की फसल खराब हो गई, या कोई बहुत बड़ा जैसे येलो मोज़ेक है या सेमी लूपर है, जो बहुत बड़े बड़े कीड़े और बीमारियां हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ है तो हमें जरूर उसको कंसिडर करना चाहिए ताकि हमारी उत्पादकता बढ़े। तो दोनों तरफ थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। और थोड़ी इन्वायरमेंटल स्टडी सोयाबीन पे अभी नहीं हुई है। सोयाबीन में समस्याएं जो उत्पादकता की हैं वो बेसिकली बीज को लेके नहीं है। जो हिंदुस्तान में बीज बन रहे हैं उनकी जो यील्ड पोटेंशियल है वो 3 टन से कम नहीं है। जो फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करते हैं, जो सरकार करती है, वहां पे 2-2.5 टन की यील्ड आती है। तो प्रॉब्लम सिर्फ जो है एवरेज यील्ड में है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, या तो एक्सटेंशन की कमी है या बीज की कमी है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ की बात सोच के एक ऐसा फैसला लेना चाहिए सरकार को जो कि सबके हित में हो, इंडस्ट्री के हित में भी हो, किसान के हित में भी हो, और उत्पादकता बढ़नी चाहिए। इसमें तो मुझे दो राय बिल्कुल लगती ही नहीं है। ओके, तो एक पॉजिटिव क्यूज यहाँ पर भी आता हुआ। तो एज ऑफ नाउ दोनों ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ऑन द पॉजिटिव साइड यहाँ पर बोले हैं। संदीप जी, क्लियरली जो एक ओनली कमर्शियली कल्टिवेटेड जो एक जीएम क्रॉप है वो कॉटन है, और यहाँ पर तो एक एक्सीलेंट केस स्टडीज भी हमने बनते हुए देखी हैं। कैसे देखते हैं आप पिछला एक दशक, एक लास्ट डेकेड, जहाँ तक कॉटन उत्पादन की बात है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ तक कॉटन की बात है अब जीएम है। अनिशा जी, देखिए, जहां तक जीएम का सवाल है, हम तो पिछले 15 साल से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन से, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ऑल इंडिया कॉटन सीड प्रेशर एसोसिएशन, जब माइको ने ये जीएम की वैरायटी इंडिया में लाई थी मोनसांटो के साथ में, तो हम इसके साथ में थे। हर फोरम पे हर समय हमने इसको सपोर्ट किया है। और सामने हमने देखा गवर्नमेंट रिलेक्टेंट थी, फिर बाद में किसानों ने लगा दिया, लगाने के बाद गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर दिया, और पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं जीएम कॉटन इंडिया में अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। जो हमारी कॉटन की फसल 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 40 लाख गांठ के बीच में चल रही थी, वो हमने देखा 300 के ऊपर चली गई, एक बार तो 270 तक चली गई थी। तो उस तरह से हमारा व्यू बहुत क्लियर है। हमारा कोई टू व्यू नहीं है, वेवरिंग व्यू नहीं है। एंड जीएम किसान को इस टेक्नोलॉजी से क्यों मना किया जाए, क्यों वंचित रखा जाए? हम यदि नया फोन यूज कर सकते हैं, एप्पल का एप्पल 13, 14 यूज कर सकते हैं, सैमसंग का 24 यूज कर सकते हैं, एआई वाला फोन यूज करते हैं, तो किसान को भी टेक्नोलॉजी से वंचित रखना, ये हम कौन होते हैं उनके लिए डिसीजन लेने वाले? आज किसान को भी चॉइस होना चाहिए। यदि उसको जीएम लगाना है तो उसको परमिशन मिलनी चाहिए, और उसको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। बेचारा सपोर्ट प्राइस मांगते मांगते तो थक गया। हम सपोर्ट प्राइस कभी दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते हैं। तो उसकी जगह पे ओनली सपोर्ट प्राइस पे आर्गुमेंट बना के रखे और झगड़ा बना के रखे, उसकी जगह पे बेटर है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसकी यील्ड बढ़े,
और वो पर हेक्टेयर जो उत्पादन कर रहा है उससे 1.5 दुगना करे तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट प्राइस थोड़ी कम भी होगी तो काम निकल जाएगा। तो हमें फोकस इन चीजों पे करना चाहिए। हम हर समय एक ही लकीर के फकीर बने हुए हैं और वो एमएसपी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। उसके यहाँ पे मेजर फोकस यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे होना चाहिए। एंड जीएम इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टूल्स टू अचीव दिस। ठीक है, तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं। ओनली जीएम इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स हम हर मुद्दे पे यहाँ पर बात करेंगे संदीप जी, और आइडिया यही है ये शो स्टार्ट करने का। तो जैसे आपने कहा यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली है, साथ ही किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ी है, तो वो एक पॉजिटिव ऑफ कोर्स जीएम की तरफ से यहाँ पर आता हुआ। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन मार्केट्स इवन इफ उगाते नहीं है तो कितना जीएम यहाँ पर एक्चुअली खाते हैं। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये होगी कि एक तरफ तो मुद्दा यहाँ पर ऑर्गेनिक खाने का है और दूसरी तरफ हम यहाँ पर जीएम की बात कर रहे हैं, तो वो डिबेट कहां जाता हुआ नजर आ रहा है इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपको, और हम बात यहां पर कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, जहां पे हम जानते हैं कि भारत में उगाने को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप खाते हैं काफी हद तक जो इंपोर्ट भी होते हैं वहां पर हम जीएम ही शायद खा रहे हैं। अतुल जी, कितना बड़ा ये नंबर हो सकता है? देखिए, अगर केवल अपनी सोयाबीन ऑयल की बात करें तो मेरा तो मानना है कि 100% सोयाबीन ऑयल जो हिंदुस्तान में आ रहा है, विच में भी क्लोजर टू अबाउट 3.5 मिलियन टन के आसपास, ये पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जहां तक कॉटन सीड की बात करें, कॉटन सीड ऑयल हिंदुस्तान में तकरीबन 1.2 मिलियन टन के आसपास खाया जाता है। ये पूरा का पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो अगर एडिबल ऑयल की भी बात करें तो बिटवीन दीज टू मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन टन तो हम लोग एडिबल ऑयल्स खा ही रहे हैं। इसके अलावा और भी चीजें जो इंपोर्ट हो रही हैं हिंदुस्तान में, वो भी काफी हद तक जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। और जो अभी संदीप जो बात बोल रहा था, बिल्कुल सही बात है। कुछ साल पहले हम लोगों ने मिस्टर पेंटल जिनने की जीएम का मस्टर्ड में यहाँ पे इन्वेंशन किया, या यूं कहिए साइंटिफिकली उनने वो तैयार किया जी, जो आज तक अभी इट हैज स्टिल नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे। उनका ये कहना था कि उन लोगों के ट्रायल्स ने देखा है कि करीबन 28% यील्ड इंक्रीज होती है। ओके। तो अगर 28% मस्टर्ड में हो गई तो आप देखिए मस्टर्ड की क्या क्रॉप हो जाएगी। और सोयाबीन भी अगर मान लीजिए 2.5 टन भी पर हेक्टेयर हो गया, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता की तरफ ये बहुत बड़ा कदम होगा। और अब आज की तारीख में हिंदुस्तान को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसको डिबेट कर दिया और थोड़े एनजीओज ने कोई भी पीआईएल लगा देता है कोर्ट के अंदर और फिर वो बात लटक जाती है। आई थिंक इट इज हाई टाइम कि ये इम्प्लीमेंट हो। यील्ड्स ऑफ कोर्स जहां तक वो बात है, वो एक शायद कंक्लूसिव स्टडीज हैं कि हम बढ़ता हुआ देखते ही हैं। संदीप जी, चिंता यहाँ पर इस चीज को लेकर है, जो काफी सारे डिबेट्स जैसे अतुल जी ने कहा कि चाहे वो एनजीओज हैं या पीएलआईज हैं, वो ये है कि क्या ये सब एडिक्वेटली टेस्टेड है, वो एक चीज है। और दूसरा, क्या डिपेंडेंस ऑन बड़ी बड़ी सीड कंपनीज इससे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि किसानों को फिर उन पर निर्भर होना होगा। देखिए, जहां तक टेस्टेड का सवाल है, आधी से ज्यादा दुनिया जीएम खा रही है ऑलरेडी। हम देख रहे हैं अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कनाडा में, कुछ पार्ट ऑफ यूरोप में नहीं है, बट अदरवाइज तो चाइना में देखिए, चाइना ब्राजील से और अर्जेंटीना से और यूएस से 100 मिलियन टन सोया सीड इंपोर्ट कर रहा है और पूरा का पूरा 100 मिलियन टन जीएम सीड है। तो आप समझ के चलिए, मतलब आधी से ज्यादा क्या 2/3 दुनिया जीएम ऑलरेडी खा रही है। तो अभी इसमें टेस्टेड वेस्टेड की बात करने का कोई तुक बचा नहीं है। ये तो देखिए ना, कोई भी काम करने के लिए आड़ा लगाना बहुत ईजी है। इंडिया जैसे कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप में, और जहां एनजीओज और कोर्ट्स का बोलाबाला है, और स्पेशली यूरोपियन एनजीओज यहाँ ओवर टाइम काम कर रही है, तो उन लोगों के लिए आड़ा लगाना बहुत इजी काम हो गया है। और वो अच्छा काम होना, मैं तो बोलता हूँ किसान संगठनों को तो ये कहना चाहिए कि आप कौन होते हैं हमारे प्रोग्रेस को रोकने वाले, आप कौन होते हैं हमारे को नई टेक्नोलॉजी से वंचित रखने वाले, आप कौन होते हैं हमारे बच्चों का भविष्य तय करने वाले। तब इस तरह के सवाल इन तरह के एनजीओ को करे जाएंगे ना, तब बात समझ में आएगी। तो मेरे ख्याल से जैसे अतुल जी ने कहा है कि टाइम आ गया है, अब इसमें हमें कोई देरी करनी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ जीएम या कोई भी टेक्नोलॉजी है तो हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। कंज्यूमर लेबलिंग होता है ना, लेबल पे लिखा जाता है ये जीएम है, तो कंज्यूमर को यदि ऑर्गेनिक खाना है तो उसको ऑर्गेनिक मिलेगा, उसमें दिक्कत की क्या बात है। और उसमें लिखा जाता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है या ऑर्गेनिक ऑयल है,
और ये जीएम है, तो हर एक आदमी को अपना इंडिविजुअल चॉइस करने का हक है। और यदि मुझे पसंद है कि मैं ऑर्गेनिक ही खाऊं तो मैं ऑर्गेनिक ही खाऊंगा, भले मुझे 50% एक्स्ट्रा दाम देना पड़े उसके जी लिए। हाँ, एक्चुअली मैं वही उसी पे आ रही थी कि अब तो कितने तरह के फैट्स हैं यहाँ पर, आप कुछ भी खोल के देख लीजिए, तो चाहे वो आपको वीगन खाना है या फिर आपको ऑर्गेनिक खाना है, आपको कोल्ड प्रेस खाना है, काफ़ी सारे तरीके हैं वहाँ पर। मिस्टर पाठक, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं, एनवायरनमेंट को लेकर अगर है, सस्टेनेबिलिटी की लेकर यहाँ पर बात आती है, क्या देखते हैं आप यहाँ से अब फ्यूचर? काफ़ी सारी चीज़ें जैसे संदीप जी ने भी कहा कि अटकी पड़ी हैं यहाँ पर, आधे आधे काम हैं काफ़ी सारे लेवल्स पे यहाँ पर, चाहे वो चिकपीस की बात है, ब्रिंजल है, टमाटर है, काफ़ी सारी चीज़ों के ट्रायल यहाँ पर जारी हैं, लेकिन कहीं कहीं सामान अटका हुआ है। आपको लगता है ये एक समय है जहाँ पर सब एसोसिएशंस को टुगेदर आकर और इस एजेंडा को पुश करने की ज़रूरत है? आई थिंक अटके को हटाना जरूरी है। अभी टाइम आ गया है, बहुत टाइम हम लोगों ने लगा दिया है कि चीजें अटकी पड़ी हैं, और चीजें वहां अटकी पड़ी है जहां नहीं अटकनी चाहिए। जैसे मैं अगर सोयाबीन की बात करूं या मस्टर्ड की बात करूं, तो कम से कम ट्रायल तो हो। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि जीएम से नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तो उसका ट्रायल भी नहीं है। और जैसे अतुल जी ने बोला, संदीप बोल रहे हैं कि हम तेल तो खा ही रहे हैं इतने दिनों से, तो उसमें समस्या नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि जीएम से एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, तो उसकी स्टडी तो हो कम से कम। अभी तो हम वहीं पे रुके हुए हैं। तो मुझे लगता है टाइम आ गया है कि इस पे कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। और जो कंसर्न है किसान के या इंडस्ट्री के या एक्सपोर्ट के, जो भी, उनको सबको साथ में रखते हुए एक ऐसा फैसला लेना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम जीएम सोयाबीन मील इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से मंगा सकते हैं, तो किसान को ये चॉइस क्यों नहीं है कि वो जीएम सोयाबीन उगाए? अगर वो उसको उपज नहीं मिलेगी या नुकसान होगा तो खुद देखेगा। और ये बात सही है कि एक समस्या ये हो सकती है कि इंडस्ट्री, सीड इंडस्ट्री क्या होगा, क्योंकि सीड की रिक्वायरमेंट सोयाबीन में बहुत ज्यादा है, मस्टर्ड में बहुत कम है, और कॉटन में भी कम है, लेकिन उसका एक हल ढूंढा जा सकता है। मेरा कहना यह है कि शुरुआत तो कम से कम होनी ही चाहिए। अभी इसमें बहुत देर करना ठीक नहीं है। आप कहेंगे मिस्टर पाठक कि जहां तक रेगुलेटरी है और सेफ्टी कंसर्न्स हैं, ये एक मुद्दा है जो शायद पहले उठाने की जरूरत है ओवरऑल इंडस्ट्री को? आई थिंक देखिए, एक जीईसी ऑलरेडी बनी हुई है, और जैसे इन्होंने बोला अतुल जी ने कि हमारे यहाँ बहुत सारे एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प वाले, जिनके पास कहाँ से फंडिंग आती है मुझे नहीं मालूम है, जो कि कहीं से भी करके अपोज कर रहे हैं। तो उसको एक साथ में लेके सारी इंडस्ट्री पे इकट्ठा होके, मुझे लगता है किसानों को भी साथ में आना चाहिए, और क्या सही है क्या गलत है उस पर विचार करके जो बड़ी क्रॉप्स हैं, कम से कम जहाँ पे हमको लगता है कि उपज बढ़ाने की तुरंत जरूरत है, वहाँ अगर जीएम से उपज बढ़ती है तो उसमें क्या नुकसान है? जैसे मैंने बोला कि अगर कोई ऐसी वैरायटी आती है जो किसी बड़े कीड़े को दूर कर सकती है, या जो बहुत ज्यादा बारिश होने पे फसल खराब कर देती, तो उसको लेने में क्या बुराई है? हमको लेना चाहिए, कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूँ सबको साथ में भी आना चाहिए और कुछ एक्शन इकट्ठे मिलकर लेना चाहिए। तो क्लियरली एक यहाँ से निष्कर्ष निकला है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहते या ना चाहते हुए भी जीएम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर ही रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर यहाँ से इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, किसान की आय यहाँ पर बढ़ती है, और अगर जो फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है यहाँ पर अगर सॉल्व होता है, तो क्लियरली एक गो हेड यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन जैसे कहा गया कि हाँ, काफ़ी सारे यहाँ पर कंसर्न्स हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है इन पॉजिटिव वे, ताकि हम यहाँ पर आगे चल सकें। बहुत शुक्रिया अतुल जी, संदीप जी, मिस्टर पाठक, आप सभी का साथ जोड़ने के लिए, और वो 360 डिग्रीज यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हमारे साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर करने के लिए। नमस्कार।